हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे ना, अपने अपने प्रोफेशंस कर रहे होंगे। आज से मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करना शुरू करी है, जो है द इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस, जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस में जितने भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होंगे उनके हम यूपीएससी सीएससी में वैलिडिटी चेक करेंगे। एंड हम देखेंगे कि उनका कंटेक्स्ट क्या है, उस आर्टिकल को लिखने का कंटेक्स्ट था, और हम एग्जामिनेशन में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और एज अ फुल्ली कंटेक्स्ट लाइक इंडिया में उसकी क्या यूटिलिटी है, राइट। और हमें एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हमें उसको कैसे देखना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम है स्काई, और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल दिस स्काइज वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अपने टॉपिक्स को पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। यहाँ पे ना 4 टॉपिक्स है, ठीक है, बट जो 2 और टॉपिक्स है ना, वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको थोड़ा डिटेल में कवर करना चाहिए। उनके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे 1 या 2 दिन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज हम सिर्फ 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है इंडिया द हंगर पैराडॉक्स। इंडिया की हंगर की सिचुएशन के बारे में बताया गया। उसमें गोल्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को भी मेंशन करा गया इस आर्टिकल में। और इसमें जो राइटर है उन्होंने क्या कंटेक्स्ट बताने की कोशिश करी है, कौन सा डाटा सामने रखा है, हम उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। और जो आपका रोड मैप टू एनर्जी जस्टिस है, इसमें आपका ये जो यूनियन मिनिस्टर है, आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। बहुत बढ़िया आर्टिकल है। इसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में बताया गया है, गवर्नमेंट कैसे कैसे काम कर रही है। तो इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा दिया गया है जो आप यूपीएससी के मेंस के आंसर राइटिंग में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने उस डाटा को एक बार समझ लिया तो आप उस इन्फॉर्मेशन को कहीं भी जाके यूज़ कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। सॉरी, बट एक ना मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगा कि इस सेशन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस टॉपिक में। तो इसमें फर्स्ट चीज़ आपके बारे यहाँ पे मेंशन करी गई है कि जैसे जो इंडिया में जो बच्चे हैं, राइट, 6 मंथ से लेके 23 मंथ तक, ठीक है, उनमें 18% बच्चे ऐसे हैं जिनको 24 घंटे में, राइट, 24 घंटे में बिल्कुल फूड नहीं मिलता, बिल्कुल फूड मिल नहीं पा रहा है उनको, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैटेगरी मेंशन है जीरो फूड। अब जीरो फूड की कैटेगरी में कौन से बच्चे आते हैं जिनको 24 घंटे में फूड का कुछ भी नहीं मिल रहा। उनकी जो भी कैलोरीज जो जनरेट हो रहे हैं वो या तो मिल्क से जनरेट हो रही है या कोई और चीज़ से जनरेट हो रही है, राइट। वो फूड किसी भी तरह का नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी होती है जीरो फूड कैटेगरी। जो मैं कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन करता जाऊँगा वो आप अपने माइंड में क्लियर रख सकते हैं, क्योंकि आगे जाके आपको वो आप एग्जामिनेशन में उसको लिख सकते हैं जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे अब ना ब्रेकेज करा हुआ है। जो मैंने पहले 6 मंथ से लेके 23 मंथ तक की चीज़ बताई थी ना, उसको ब्रेकेज करा है 6 से 11, 12 से 17 और 18 से 23, ठीक है। अब जो जीरो फूड वाली कैटेगरी है वो 6 से 11 मंथ के बच्चों में 30% है, 12 से 17 मंथ के बच्चों में 13% है, और 18 से 23 मंथ के बच्चों में 8% है, ठीक है। तो ये डाटा आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पूरा दिन के लिए यार मतलब बिना खाने के रहते हैं। तो आप देख सकते हो, एक एक्चुअल में ना WHO ने प्रोवाइड कर रखी है, एक डिमांड है कि एक बच्चे को कितना फूड चाहिए होता है। जो 6 मंथ का बच्चा होता है ना, उसको उसकी जो एनर्जी जो कैलोरी डिमांड है उसका 33% भाग उसके भोजन से आना चाहिए, राइट। बट वो, हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ बच्चे पूरा दिन बिना बिना खाने के रहते हैं। सिर्फ वो किस पे चल रहे हैं, लाइक मिल्क फेड है वो, राइट। अब देखिए उनका जो शारीरिक विकास है, लाइक फिर हम देखने को मिलता है वो एक तरह से ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और जब हम उनको देखते हैं मतलब अनकंसिडरेबल होता है। हम ऐसा शारीरिक विकास चाहते नहीं है, राइट, कि ऐसा बच्चों का विकास हो। बट यार उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो आप उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हो ना, अब उनकी जो आपकी बोल सकते हैं शारीरिक ग्रोथ, राइट, फिजिकल लाइक ग्रोथ होगी ना, जो वो उसी चीज़ पे डिपेंड करेगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए मैंने 33% तो बचाया था 6 मंथ के बच्चों के लिए, बट जो आंकड़ा है वो 61% का हो जाएगा 12 मंथ के बच्चों के लिए, ठीक है। अब ये कोई मैं या आप मिलके बैठ के ये चीज़ें नहीं बना रहे हैं, ये WHO कह रहा है, राइट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये लिमिट बना रखी है हर चीज़ों के लिए। तो
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 मंथ के बच्चों को भी वो कुछ फूड नहीं प्रोवाइड करते हैं, 6 मंथ के बच्चों को तो कुछ फूड प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। लाइक यहाँ पे कुछ अवधारणाएं बनी हुई हैं, राइट। तो उन अवधारणाओं को अगर हम कंसिडर करते चलेंगे तो अब आप देखते ही होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लाइक 5 to 6 या 7 ईयर्स के अब चले जाते हैं और उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि उनको जो उनके ग्रोथ ईयर्स है उनमें जितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए थी, उनकी एनर्जी जो देखिएगा आप बच्चे होते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, राइट, अपने काम को करने को, और उनको उस इसके रिलेटेड कैलोरीज भी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये उसी का रिजल्ट है कि अब जो बच्चा एक्टिविटीज़ करेगा उसका जो कैलोरीज का कंजम्पशन का पैटर्न है वो तो वही रहेगा, बट उसमें जो आपको न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता, न्यूट्रिशन वैल्यूज चाहिए होती है, वो 33% आपको फूड से ही मिल सकती है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड से ही मिल सकते हैं, बट हम फूड ही नहीं उनको प्रोवाइड करते हैं, तो वो उस वे में काम नहीं कर पाते हैं, राइट। उनकी ग्रोथ उस वे से नहीं हो पाती है। और इस चीज़ को जानने के लिए लाइक आगे वाले जो भी उनकी एज होती है उसमें आपके दो कॉन्सेप्ट्स को देखा जाता है, एक चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग। स्टंटिंग में क्या होता है, उनका वेट उनका जो हाइट है वो मतलब अकॉर्डिंगली नहीं हो पाती उनकी एज, और उनका जो वेट होता है वो कम होता है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं जो पैरामीटर्स है जो हम देखते हैं कई बार बच्चों में, उनको उनकी एक तरह से ग्रोथ को एक तरह से एनालाइज करने के लिए, राइट। और गवर्नमेंट भी इन्हीं पैरामीटर्स को देखती है। और देखिए, और एक चीज़ देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है यार, मतलब बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कैटेगरीज को एनालाइज करना, आफ्टर दैट समझना कि उसको कौन सी कैटेगरी को कौन सी चीज़ चाहिए और उसको हम कैसे प्रोवाइड करेंगे। लाइक इसमें प्रॉपर डिज़ाइनिंग लगेगी, आपकी जो स्कीम्स होंगी उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर राइट, उनकी मॉनिटरिंग पॉलिसीज़, लाइक जो पॉलिसीज़ हैं उनको एक तरह से स्क्रूटाइज भी करना पड़ेगा कि कौन से सिचुएशन पे, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कैसे उसको और इन्हेंस कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए एक और डाटा दे रखा है कि जो 60 लाख बच्चे हैं, राइट, अब 60 लाख बच्चे हैं वो ज़ीरो फूड की कैटेगरी, 24 घंटे के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी फूड उनको नहीं मिलता, वो जीरो कैटेगरी में आते हैं। ये कैटेगरी अब आपके माइंड में छप जानी चाहिए, ओके। एंड नेक्स्ट इज कि अब 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरे दिन में कोई भी प्रोटीन रिच फूड नहीं मिल रहा है, ये ज़ीरो प्रोटीन कैटेगरी है, ठीक है। मतलब किसी भी तरह की प्रोटीन रिच चीज़ वो खा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी 40% बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी टाइप की ग्रेन नहीं खा रहे हैं। ग्रेन में क्या चीज़ आ जाती है, रोटी, राइस, आपकी दालें, सीरियल्स, आपके जितनी भी तरह की दालें होती हैं वो इसमें आ जाती है, इस कैटेगरी में आ जाती हैं। और एक और डाटा है कि 10 में से 6 बच्चे ऐसे हैं जो ज़ीरो मिल्क सिचुएशन पे जी रहे हैं, राइट। ज़ीरो मिल्क सिचुएशन इज़ व्हाट, कि वो ना किसी तरह का ना ही किसी की तरह का वो डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, ना ही तो वो मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं। तो ठीक है, आपको अब 3 कैटेगरीज आपके सामने आ चुकी हैं, कौन कौन सी, ज़ीरो फूड, ज़ीरो प्रोटीन एंड ज़ीरो मिल्क। एंड एक कैटेगरी ये भी है जिसमें वो कुछ भी आपका लाइक किसी भी तरह की ग्रेन नहीं खा रहे हैं, राइट। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, अब क्या इसमें मेंशन्ड है। तो अब देखिए एक चीज़ है यहाँ पे ना, एक कंपैरिजन बताया हुआ है, लाइक एक वर्स्ट केस सिनेरियो और एक बेस्ट केस सिनेरियो, राइट। अब वो कैसे बताया हुआ कि इंडिया में एक तरफ तो अगर हम बात करेंगे ना, इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका है, ठीक है, बट वहाँ पे हंगर का आज भी बहुत ज़्यादा इशू है, राइट। लोग आज भी भूखे सो रहे हैं, लोग क्या, बच्चे तक, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से ना कंपैरिजन सा बताया हुआ है, राइट, यहाँ पे। और इंडिया है जो वो अपने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि ज़ीरो हंगर का है उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो सेफ न्यूट्रिशन एंड सफिशिएंट फूड प्रोवाइड करना है 2030 तक, ठीक है। और उसमें बहुत सारी स्कीम्स भी हैं जिन पे काम करा जा रहा है। उनमें कुछ मेन स्कीम्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जो कि इस आर्टिकल में ही मेंशन थी। जो उसमें से एक स्कीम है पीएम पोषण स्कीम, ठीक है। पीएम पोषण की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि
एक डेडिकेटेड है मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन पे, ठीक है। अब जो कि मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन मतलब जो छोटे बच्चों के विकास के लिए उन पे एक तरह से उनके पोषण का ध्यान रखता है, ठीक है। उनको जो जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जानी चाहिए 6 मंथ्स की एज पे, 12 मंथ्स की एज पे, 18 मंथ्स की एज पे, 24 मंथ्स की एज पे, राइट, उनके जो रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए उनको प्रोवाइड करवाना, राइट, वो चीज़ इस स्कीम के अंडर आती है, राइट। और एक और स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि आपके हंगर को लाइक जीरो हंगर के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए है, ठीक है। और आगे आगे के टाइम पे लाइक जो भी स्कीम्स हैं वो प्रधानमंत्री के लाइक पीएमओ ऑफिस से आप एक तरह से हमारी गवर्नमेंट को कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए कि पीएमओ ऑफिस से उसको एक तरह से कंबाइन करके आप एक बहुत बड़ी वे पे एग्जीक्यूट करें और एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटीज़ को समझे, राइट। एक ग्राउंड लेवल पे जिस तरह की सिचुएशन लाइक जिस तरह का न्यूट्रिशनल उनको चाहिए उनको उसी तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा जाए, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी मच डाइवर्स कंट्री, राइट। इसमें हर कैटेगरी की अपनी अलग डिमांड है, ठीक है। और आप हर कैटेगरी को सिर्फ एक टाइप का फूड, एक टाइप का न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ ऐसी कैटेगरीज भी हैं जहाँ पे आपको 6 साल के बच्चे में किसी अलग टाइप की डेफिशिएंसी मिलेगी, मतलब इंडिया का एक कोई ऐसा रीजन है, ठीक है, उसमें अलग टाइप की डेफिशिएंसी हुई। अगर आप किसी और रीजन में जाओगे तो उसको कोई अलग टाइप की डेफिशिएंसी हो गई। तो यहाँ पे केस स्टडीज को अंडरस्टैंड करके, राइट, और ये रीजन वाइज एंड उनके टाइप वाइज उस चीज़ को एक तरह से रख के उसको अपना इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना चाहिए, अपनी स्कीम्स की डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, ताकि हम जो ये ज़ीरो हंगर का जो गोल है उसको अचीव कर पाएँ। लाइक ज़ीरो हंगर भी नहीं, अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो इसको ऐसे कंसिडर करा जा सकता है न्यूट्रिशियस फूड, नॉट जस्ट ओनली फूड कि हम जस्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, बट जस्ट न्यूट्रिशियस फूड, और वो भी उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो हमें ऐसी स्कीम्स और ऐसी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी और उनको इसी वे में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो ये कुछ ऐसा ये आर्टिकल था। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चढ़ते हैं जो कि आपका एनर्जी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है। और ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट, जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, द ऑथर इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। वो उन्होंने खुद आके ये चीज़ लिखी है और उन्होंने गवर्नमेंट की एफर्ट्स को बताया कि रिसेंट कुछ ईयर्स में लाइक आफ्टर 2014 ये कौन सी एफर्ट्स करी गई हैं। और आपने देखा होगा कि डिस्पाइट कि जो आपके जो एक तरह से वेल्थिएस्ट नेशंस हैं, लाइक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो पेट्रोल एंड आपके जो जितने भी फ्यूल्स थे, ठीक है, उनके प्राइसेस में 35 to 40% इंक्रीज देखने को मिला था, राइट। उस पॉइंट ऑफ टाइम में मतलब जितना वो होना चाहिए था, राइट। एक होती है इन्फ्लेशन, ठीक है, अब उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लेशन देखने को मिली थी, बट इंडिया में कंसिडरेबली उस चीज़ को थोड़ा सा स्लो डाउन करा गया था। तो वो स्लो डाउन कैसे करा गया था उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और इंडिया का जो फ्यूचर है, एनर्जी फ्यूचर है, इंडिया में एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट लाइक फ्यूल, कोई भी इकोनॉमी आजकल ग्रो ही नहीं कर सकती, ठीक है। तो हम देखेंगे कि फ्यूचर विजन क्या है और इंडिया अपने गोल्स को, अपनी चीज़ों को सस्टेनेबली कैसे लेके चल रहा है, राइट। तो हम बात करेंगे फर्स्ट चीज़ के बारे में। तब इंडिया है, जो इंडिया की जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है ना, इंडिया उसमें 25% का हिस्सेदार है। मतलब हो जाएगा नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, मतलब 2020 से 2040 तक वो चीज़ हो जाएगी। इंडिया 25% तक चीज़ें कंज्यूम करने लगेगा। और इंडिया में एक तरह से एनर्जी की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी को मतलब एक तरह से प्रोवाइड करना एक बहुत हैवी टास्क है। तो ये चीज़ भारत सरकार कैसे कर पा रही है, राइट। और पहले भी ये चीज़ होती थी, तो वो चीज़ें कैसे कर पा रही हैं, ठीक है। तो आज हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने चीज़ मेंशन करी थी कि 35 to 40% यूएस, कनाडा, स्पेन एंड यूके यहाँ पे आपका हाइक देखने को मिला था, ठीक है। और इंडिया जो है वो 85% ऑफ अपना क्रूड ऑयल और जो 55% ऑफ नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स वो मतलब बाहर से अपना इंपोर्ट करता है, राइट। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए फ्यूल प्राइसेस को डाउन रखना, देखिए क्रूड ऑयल 85% आ रहा बाहर से और 55% आपका नेचुरल गैस आ रही है, तो उसके प्राइसेस को डाउन करना एक बहुत हैवी टास्क था, ठीक है। बट उसको कैसे पूरा करा गया? सेंट्रल एंड मैनी स्टेट्स अनाउंस मैसिव कट्स इन एक्साइज ड्यूटी एंड वैट रेट्स, ठीक है। वैट रेट्स को कम करा गया, एक्साइज ड्यूटी को कम करा गया, और पहले वो एक बार कम करा गया था, उसके बाद फिर दोबारा से कम करा गया था। मतलब इतने सारे मतलब जो भी ये टाइम स्पेन गया है जिसमें आपके एकदम पेट्रोल के प्राइसेस में हाइक देखने को मिली है ड्यू टू कोविड, एंड उसके बाद जो आपका यूक्रेन का क्राइसिस हुआ था उसके बाद बहुत ज़्यादा हाइक देखने को मिली थी, राइट। वो हाइक एकदम
पहले से हाइक चलती आ रही थी, बिकॉज जो कोविड है, कोविड के टाइम पे आपकी तरह से ग्लोबल डिमांड सप्लाई बंद हो गई थी, राइट। और जब यूक्रेन के क्राइसिस हुआ था, तो यूक्रेन के क्राइसिस में क्या था, आपको पता होगा, जैसे रशियन ऑयल को एक तरह से वो बंद कर दिया था, मतलब परचेज करना बंद कर दिया था। तो अब उससे क्या हुआ था, जो भी आपकी ग्लोबल मार्केट थी, जो भी आपकी एनर्जी, जो भी आपकी फ्यूल की, क्रूड ऑयल की ग्लोबल मार्केट थी, उसमें 3000 मिलियन बैरल्स एकदम से ही कट हो गई थी। क्यों? अब इतनी सारी बैरल्स तो आपका रशिया प्रोवाइड करता था, अब रशिया को इन्होंने कट ऑफ कर दिया था। तो अब ये सिचुएशन तो झेलनी पड़नी थी ना, और इंडिया के पास कोई और सब्सटीट्यूट भी नहीं था कि राइट। अब वहाँ पे आपका वेस्टर्न प्रेशर ये था कि आप जो है वो चीज़ हमें, आप सिर्फ हमसे परचेज करें, बट उनका जो प्राइस था वो ट्रिपल था। अगर इंडिया परचेज करता, तो इंडिया के जो एक्चुअल में प्राइसेस थे उससे पता नहीं कितने गुना ज़्यादा हमें पेट्रोल या अपने ऑयल्स पे ही खर्च करना पड़ जाता, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंड रहते। बट हमने चूज़ करा रशिया से हमने क्रूड ऑयल लाना शुरू करा, एंड उसके बाद से हमने अपने ऑयल की डिमांड को उससे पूरा करना शुरू करा, जिससे हम थोड़ा अपना ना प्राइसेस को कम कर पाए। नहीं तो अगर हम और देशों की बात करेंगे ना, वहाँ पे ऑयल प्राइसेस इतने हायर हैं कि हम सोच भी नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। ओके। और इसमें आपका पीएसयूज का भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अब देखिए, आपने कभी भी ऑयल प्राइसेस को कम रखना है ना, तो आप गवर्नमेंट अकेला अपनी एक्साइज ड्यूटीज़ कम करके या मतलब वैट रेट्स को कम करके वो नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशनल चार्ज इतना कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है, राइट। अगर इसको आप कंसिडर करो, तो यहाँ पे आपके पीएसयूज ने भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है कि अब उनको हम एक गुड कॉर्पोरेट सिटीजन तो कह सकते हैं, बट उन्होंने भी लॉसेज उठाए हैं, बहुत मैसिव लॉसेज उठाए हैं हमारी एक तरह से, मतलब कुछ टाइम के लिए इंडिया के ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, राइट। क्योंकि जब वो गैप होता है ना, राइट, अब देखिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक स्टेबल रेट लेके आ रहे हैं एक ऑयल का, ठीक है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आपका रेट एकदम बढ़ना चाहिए राइट, बट इंडियन गवर्नमेंट का प्रेशर होता है और आसपास की चीज़ों का प्रेशर कि हम इतना ज़्यादा तो रेट किसी भी कीमत पे नहीं बढ़ा सकते, राइट। उसको कुछ सस्टेनेबल वे में बढ़ा सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, इन पीएसयूज को थोड़ा सा लॉस फेस करना पड़ता है, राइट। बट बट उस सिचुएशन को देखते हुए इंडियन पीएसयूज ने बहुत अच्छे सा काम करा है, एंड उस प्राइसेस को कम करने में इंडियन गवर्नमेंट की बहुत मदद करी है। और कुछ ऐसे होता ना कि जैसे एक्सपोर्टर्स होते हैं, रिफाइनर्स होते हैं, है ना, वो एक तरह से ना मुनाफाखोरी, आपने वर्ड सुना होगा, राइट, मुनाफाखोरी टाइप चीज़ें करते हैं, तो उन पे एक तरह से विंडफॉल टैक्स वो इम्पोज करा था, ताकि जो एक्स्ट्रा, जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ें स्टेबल वे में चली हुई हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जहाँ पे ना आपको लूप होल देखने को मिल जाता है, और वहाँ से ना बहुत सारा एक तरह से बोल सकते हो मनी, आपका कैपिटल वहाँ से ना आउटफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको टैकल करने के लिए विंडफॉल टैक्स लगाया गया था, राइट। और इंडिया ने अपनी क्रूड ऑयल की सप्लाई को मैनेज करने के लिए 27 देशों के साथ कनेक्शन से इंडिया के क्रूड ऑयल के लिए उसको बढ़ा के 39 नेशंस तक कर लिया। उसके बाद इंडिया ने अपनी टाइज को यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग करा, राइट। और आज के डेट में अगर हम बात करेंगे, यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड है वो 13 गुना बढ़ चुका है, ठीक है। और सेकेंडली, जो मैंने अभी आपको एक चीज़ मेंशन करी थी, एक रिलेशन मेंशन करा था रशिया एंड इंडिया का, राइट, वो रशिया का जो इंडिया का रिलेशन था वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड था, ठीक है। तो उसके लिए भी हम रशिया पे डिपेंडेंट है, ताकि हम एक तरह से लाइक एक अफोर्डेबल प्राइस में हम क्रूड ऑयल को परचेज कर सकें, राइट। और आपने देखा होगा कि जो भी आपके लाइक एक इनएस्केपेबल सिचुएशन है कि अब देखिए कि इंडिया जो ये आपकी डिमांड है ना, अब उसको बैलेंस करने के लिए 98 to 100 मिलियन बैरल्स पर डे बैलेंस चाहिए, राइट। और जो उसका प्राइस है, पर बैरल प्राइस है, वो $300 का है, राइट। तो आप देखिएगा, अगर सप्लाई चेन को मैनेज कर रहा है, सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है, तो ये प्राइस भी मैनेज करना पड़ेगा, लाइक इतनी बैरल्स भी डेली की चाहिए, राइट। और जो डिमांड है उसको भी आपको चेक लेके चलना पड़ेगा, राइट। तो आपको एक तरह से ग्लोबल मार्केट को भी अंडरस्टैंड करना है, इंडियन मार्केट को भी अंडरस्टैंड करना है, राइट। और उसके बीच में जो एक तरह से प्रोसेस होके चीज़ें आती हैं ना, ये तो नहीं होता कि डायरेक्ट चीज़ आप तक पहुंच जाती है, नो। हर चीज़ को एक तरह से प्रोसेस्ड वे में हमारे तक पहुंचने में टाइम लगता है, राइट। और उस प्रोसेस को समझना, उसके बाद स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद प्राइसिंग डिसाइड करना, उसके बाद हमारे एक एक सिटीजन तक उसको पहुंचाना, इट्स अ वेरी हैवी टास्क,
ठीक है। बट वो कैसे करा जा सकता है? इन सब चीज़ों के थ्रू, एक प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, डिजाइनिंग के थ्रू, इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, और जो भी लूप होल्स आपको देखने को मिलते हैं उसको एक तरह से सॉल्व आउट करके। और अभी हम ट्रेडिशनल फ्यूल्स की तरफ काम कर रहे हैं। ट्रेडिशन फ्यूल्स के एक्सप्लोरेशन की तरफ काम करें। जो जियोग्राफिकल एरिया वो जो पहले 8% था उसको 15% कर दिया गया है, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी हम एक्सप्लोरेशन जारी है हमारी, वो 99% एरिया जो पहले ही प्रोहिबिट हो चुका है, ठीक है। अब जो उसने रिलीज़ करा है 1 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर ऑफ एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन रिलीज़ करा है उसमें से, राइट। अब जो इंडिया है, इंडिया इज ए ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। इंडिया एक ग्लोबल एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। और जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है इंडिया की, राइट, वो 4th इन द वर्ल्ड है आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया। यूएस, चाइना के रशिया के बाद इंडिया की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 4th पोजीशन पे आती है पूरे वर्ल्ड में, ओके। और इस कैपेसिटी को इन्हेंस करके 450 मिलियन मैट्रिक टन करने का प्रोग्राम है 2040 तक, राइट। और इंडिया अपना एक तरह से ना गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ने जा रहा है, ठीक है। जो भी पहले एनर्जी का शेयर होता था 6.3%, अब उसका गोल लिया गया कि 15% की एनर्जी हम गैस से जनरेट करेंगे, राइट। तो ये भी एक अच्छा एक इनिशिएटिव है, ताकि हम एक तरह से बताऊँ क्या है, ये बताऊँ क्या है, एक तरह से आप समझना चाहो तो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी जा रही है, किसी और एनर्जी की बात करी जा रही है, हम कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हम अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को चेंज करेंगे, यस। बट जो चीज़ कंज्यूम होनी है हम उसको भी देख सकते हैं। तो हम किसी एक सोर्स पे नहीं डिपेंड कर रहे, लाइक हम विंड एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, हम सोलर एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, राइट। तो अब हम देखो गैस की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है। हम तो डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, लाइक अभी हाइड्रोजन सेल्स का कॉन्सेप्ट भी चला हुआ था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम ट्राई कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्या करी है कि अब थोड़ा थोड़ा लोड हर चीज़ पे डाला गया है, लाइक 6.3 से 15% कर दिया, राइट। तो ऐसे हर चीज़ पे हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं इस डिमांड को पूरा करने के लिए। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो अब इंडिया ने लाइक 9.5 करोड़ फैमिलीज को क्लीन कुकिंग ऑयल की तरफ भेज दिया है, राइट। तो और अगर हम बात करेंगे जो कि पीएनजी कनेक्शंस थे, राइट, वो 22.28 लाख थे 2014 में, और उसके बाद अब 2023 तक वो 1 करोड़ हो चुके हैं, ठीक है। और अब एक और आंकड़ा है जो कि बहुत चौंकाने वाला है कि जो सीएनजी स्टेशंस थे 938 2014 में, वो अब बढ़ के 4900 हो चुके हैं 2023 में। सो इट्स लाइक वेरी बिग बूम फॉर इंडिया, मतलब सीएनजी के सेक्टर में अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट है, अब इंडिया में है जो आपकी गैस पाइपलाइन है, ठीक है, उसकी जो लेंथ होती थी वो 14,700 किलोमीटर थी 2014 में, वो बढ़ के अब 22,000 किलोमीटर हो गई है। अब 22,000 किलोमीटर आपको लाइक लोग कहने में बोल सकते हैं कि यार ये डिफरेंस, बट आप देखो कि 7,000 किलोमीटर बढ़ चुकी है अप्रॉक्सीमेटली, लाइक 7,500 किलोमीटर बढ़ चुकी है। तो अब वो कितने एरिया पे एक्सेसिबल होगी, राइट, जो गैस पाइपलाइन उन्होंने डेवलप करी है, ठीक है। और वो कितने एरिया को वो चीज़ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी, लाइक हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इट्स अ वेरी बिग बूम, और इंडिया को इसी वजह से और इन्हांस करना चाहिए अपनी कैपेसिटी को, ठीक है, ताकि हम अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, राइट। और अभी E20 लॉन्च करा था। E20 क्या था? 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग पे मैं आपकी एक अलग से वीडियो बना दूँ कि इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है और उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब जो ये चीज़ रोल आउट करी गई है 15 सिटीज़ में करी गई है, ठीक है। और इंडिया जो गैसोलीन ब्लेंडिंग है ना, वो पहले 1.53% थी, ठीक है, 2014 में। अब वो बढ़ के 10.17% हो चुकी है 2023 में, ठीक है। और इंडिया अब एक 5 सेकेंड जनरेशन प्लांट्स लगाने जा रहा है, 5 सेकेंड जनरेशन प्लांट्स इस एथेनॉल ब्लेंडिंग के लगाने जा रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट है उसे डायरेक्टली बायोफ्यूल बनाया जाएगा, ठीक है। और सेकेंडली इससे और क्या फ़ायदा होगा, जो कि स्टबल बर्निंग, आपने देखा हो नॉर्दर्न इंडिया में स्टबल बर्निंग से कितना पॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसको भी रिड्यूस करा जा सकता है, ठीक है। और ये एक तरह से इनकम का सोर्स भी होगा फार्मर्स के लिए, क्योंकि फार्मर्स अब अपने एग्रीकल्चरल वेस्ट को जलाएंगे नहीं, वो ऐसी फर्म्स को पहले से ही उसको बेचेंगे। तो एक तरह से इनकम का सोर्स बन गया फार्मर्स के लिए भी, जो कि एक तरह से उनके लिए एक राख थी, राइट। अगर आप एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करो वो तो जला के ख़त्म कर देंगे, बट वो भी उनके लिए एक तरह से इनकम का सोर्स बन जाएगा विद दिस।
अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड विद द आउटले ऑफ 19,744 करोड़। ठीक है, अब ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को इसको बनाने के लिए करा गया था, और जो ये एफर्ट है लाइक 4 मैट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, लाइक मतलब कि एक तरह से ना वही मैंने बात करी है कि अब हर चीज़ पे काम करा जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पे काम करके हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, तो हमें एफर्ट्स को डिवाइड करा गया है, राइट। और एक तरह से आपका ग्रीन इकोसिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने का जो एक तरह से इनका प्लान है, ठीक है, 2030 तक, उसकी तरफ ये एक तरह से कदम आप मान सकते हो, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसमें, तो ठीक है, अब जैसे एनर्जी स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पे हम डिपेंडेंट है, और ट्रांजिशन के फेज़ में इंडिया के फ्यूचर मोबिलिटी पाथवेज के बारे में हम सोच रहे हैं, है ना, और ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, और इंडिया को इन चीज़ों के एक तरह से कंसिडर करते हुए हम एक और चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है, और इनके मतलब एक तरह से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स को भी इनमें लाया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक तरह से 50 गीगावाट आवर्स की केमिस्ट्री सेल्स को भी यूज़ करा जा रहा है, तो हम बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमें बस इन चीज़ों को एक तरह से प्रॉपर R&D के साथ, राइट, R&D अगर किसी चीज़ की प्रॉपर होगी ना, तो उसका आपको रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिलेगा, और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, इम्प्लीमेंटेशन पे, क्योंकि देखिए आपने देखा होता है कि जब हम किसी चीज़ को सोच लेते हैं, लाइक ऐसा होता है ना कि हमें काम जल्दी में करना है, बट वो काम जल्दी में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे करना है, अगर आपने उसकी प्लानिंग अच्छे वे से कर रखी है, अंडरस्टैंडिंग से कर रखी है, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आप जितनी मर्जी फास्ट करिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और प्लानिंग क्या होती है, फिजिबल प्लानिंग करने की यहाँ पे ज़रूरत है, राइट, और फिजिबल प्लानिंग आई थिंक इंडिया की बहुत अच्छे से हो रही है, राइट। और अब यहाँ पे अल्टरनेट फ्यूलिंग स्टेशन के इंस्टॉलेशन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल स्टेशन, जैसे EV चार्जिंग, CNG, LPG, LNG, राइट, ये करने का सोचा गया, लाइक 22,000 आपके ऐसे आउटलेट्स पे इन चीज़ों को लगाने का सोचा गया है, लाइक 2024 तक। सो इट्स लाइक एक तरह से आप कह सकते हो इट्स अ गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट, राइट। अब आप एक तरह से एनर्जी की डिमांड को भी पूरा कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर रहे हो, तो ये आपकी एनर्जी सिक्योरिटी में एक तरह से बहुत अच्छा, एक तरह से आप बोल सकते हो, भूमिका निभाएगा। ओके, तो इफ़ यू रीच दिस पोर्शन ऑफ द वीडियो, फॉर thank you so much for the watching, right, and if you like the content and information in this video, please do like, share and subscribe my YouTube channel. You can also join me on Telegram and Instagram, the links are in description. Okay, till the next video, bye, take care all, and I'll meet you in the next video. So please wait for the next video, and तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।